सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 में जो चैप्टर नंबर 12 है, प्रौढ़ता और बढ़ती आयु, इस पाठ को पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है आपके राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में भी दिया गया है। तो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 10 में जो मनोविज्ञान विषय है उसमें भी, और साथ में NIOS जो बोर्ड है उसमें, इन दोनों में जो है पाठ्यक्रम सेम है, सिलेबस सेम है। तो दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थी जो है इन वीडियो से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि सेम ही पाठ है, कुछ भी उसमें अंतर नहीं है। तो आप दोनों ही बोर्ड के विद्यार्थी है इस पाठ को इस वीडियो से पढ़ सकते हो। तो पाठ नंबर 12 है प्रौढ़ता और बढ़ती आयु। तो जो किताबें NIOS की मनोविज्ञान की है वही किताबें राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में मनोविज्ञान की है। तो समान पाठ्यक्रम है। तो पढ़ते हैं इसको कि प्रौढ़ता और बढ़ती आयु। देखो, प्रौढ़ता क्या होती है? हमने विकास की अवस्था में पढ़ा था कि बाल्यावस्था होती है ना, थोड़ी शैशवावस्था होती है जो 0 से 6 साल तक होती है, फिर बाल्य अवस्था जो 7 से जो है 11 साल तक होती है, फिर किशोर अवस्था जो 12-13 साल से लेकर 18-19 साल तक होती है। उसके बाद में हमारी प्रौढ़ अवस्था शुरू हो जाती है, जिसके अंतर्गत 20 साल से जो बाद में हमारी अवस्था शुरू होती है वो प्रौढ़ अवस्था में आती है। तो 20 से लेकर 60 साल तक की आयु होती है, वो जो है प्रौढ़ अवस्था आती है, और उसके बाद में 60 के बाद में वृद्ध अवस्था शुरू हो जाती है। तो इस आयु के अंतर्गत जो भी हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं, यानी कि 20 साल से लेकर जो 60 साल की अवस्था है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है ना। तो इन दौरान जो हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं, महिलाओं में, पुरुषों में, उनमें क्या मानसिक परिवर्तन आते हैं, क्या उनमें शारीरिक परिवर्तन आते हैं, क्या उनके सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन होता है ना, और उनकी जीवन में क्या स्थिरता आ जाती है, वो सभी इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, क्योंकि मैंने 11 पार्ट मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ा दिए गए हैं, तो इसी चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाकर आप उन पाठों को आप पढ़ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको भी जो लाभ मिल सके, और साथ में वीडियो को लाइक करें। कुछ कमेंट हो, कुछ आपकी क्वेरी हो, कुछ समस्या है, तो आप वीडियो के अंतर्गत जो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि उसमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलो पढ़ते हैं इस पाठ को। तो उम्र बढ़ना क्या है? जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उसमें क्या परिवर्तन घटित होते हैं? एक व्यक्ति बूढ़ा है, ये कहने का क्या अर्थ होता है? यानी कोई व्यक्ति बूढ़ा है, ये हम क्यों कहते हैं, ये क्या अर्थ होता है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे मन में उठते हैं जब हम किसी बड़ी आयु के व्यक्ति को देखते हैं या मिलते हैं। हम उन देखते हैं कि हमारे माता पिता हमारे जैसा व्यवहार नहीं करते, तो ये किस वजह से हुआ है? ये उम्र की वजह के साथ साथ में उनमें जो मानसिक स्थिरता आई है, मानसिक संतुलन हुआ है, मानसिक रूप से भी वो मजबूत हुए हैं, उसमें और ज़्यादा समझदारी आ गई है। ठीक है। जब हम प्रौढ़ तथा ढलती आयु जैसे शब्द सुनते हैं तो सामान्यतः उनके दायित्व, स्थिरता, विस्मरण और कभी दुर्बल स्वास्थ्य जैसे विचार हमारे मन में उठते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि ढलती आयु, इसका मतलब क्या है कि उनके साथ उनके ऊपर बहुत उत्तरदायित्व रहेंगे, बहुत जिम्मेदारियां वो उठाते हैं। ऐसे व्यक्ति है ना, कि बड़े व्यक्ति जो हमारे माता पिता है, देखो वो कितनी जिम्मेदारियां उठाते हैं, उनमें जीवन में स्थिरता भी कुछ आती है, विस्मरण, वो कुछ जल्दी जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर उनको याद करना पड़ता है ना। साथ में कभी कभी उनका स्वास्थ्य भी दुर्बल होने लग जाता है, जैसे कि उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, कई बार उनका स्वास्थ्य में भी कुछ कई तरह की, यानी ये आयु के अनुसार उनमें कई तरह की समस्या उत्पन्न होती रहती है। हम बढ़ती आयु की अवधि को जीवन की वह स्थिति मानते हैं जब लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। क्या ये सब स्वाभाविक रूप से चलता है अथवा एक भ्रम है? कि वास्तव में ऐसा होता है कि बढ़ती उम्र के बाद में व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है, या फिर एक ही भ्रम है? जब हम आज के समाज की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि बढ़ती आयु के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2021 तक विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग वरिष्ठ आयु की श्रेणी में होगा। तो ऐसा अनुमान है, अभी वर्ष 2022 चल रहा है, कि 2021 तक अधिकांश जो जनसंख्या का भाग है वो वरिष्ठ आयु यानी कि बुजुर्गों का होगा। ठीक है, प्रौढ़ावस्था वाले लोगों का होगा। प्रौढ़ होना तथा आयु की वरिष्ठता का होना एक जैविक प्रक्रिया है। ये क्या है? जैविक प्रक्रिया है। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एक व्यक्ति ने जन्म लिया है, वो किशोर अवस्था, वो बाल्यावस्था में भी आएगा, किशोर अवस्था में भी आएगा, फिर है ना वयस्क अवस्था में भी आएगा, प्रौढ़ भी होगा, वृद्ध भी होगा। ये एक जैविक प्रक्रिया है, किंतु इसके साथ अन्य प्रकार के विकास भी घटित होते हैं। इस पाठ में हम इन परिवर्तनों के संबंध में अध्ययन करेंगे। ये पाठ हमें समाज के वरिष्ठ आयु के लोगों के महत्व को समझने तथा उनसे अच्छे ढंग से जुड़ने में सहायक
सहायता करेगा कि हम किस तरह से जो वरिष्ठ व्यक्ति है, बड़े लोग हैं, उनसे हम कैसे उनका महत्व क्या है, बुजुर्गों का, जो वृद्ध लोगों का है ना, और उनका उनसे हम किस तरह से अच्छे से जुड़ें, किस तरह से हम उनसे अच्छा व्यवहार करें, ये सभी हम इस पाठ के अंतर्गत सीखेंगे। तो देखो, इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, प्रौढ़ता तथा वरिष्ठ आयु की अवधि के लक्षणों की व्याख्या कर पाएंगे कि प्रौढ़ अवस्था में क्या क्या उस आयु के लक्षण होते हैं, वो हम देखेंगे। प्रौढ़ता की अवधि में मुख्य वैकासिक परिवर्तनों का वर्णन कर सकेंगे, क्या क्या। देखो, एक तो आयु, एक तो शरीर में परिवर्तन होता है, साथ में उनमें कुछ मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं, है ना, कुछ भावनात्मक जो चीज़ें हैं उसमें कुछ परिवर्तन होता है ना, तो ये विकास के अंतर्गत आता है। वरिष्ठ आयु की समस्याओं तथा उनके निराकरण का वर्णन कर सकेंगे। ढलती आयु तथा वरिष्ठ आयु के लोगों की चिंताओं को महत्व दे सकेंगे। अब पढ़ते हैं पहला पॉइंट, प्रौढ़ अवस्था की स्थिति। हमें अक्सर हमारे वरिष्ठ लोगों द्वारा अपनी आयु के अनुसार कार्य करने के लिए परामर्श दिया जाता है। क्या आपको इस कथन पर कभी आश्चर्य हुआ है कि कई बार क्या होता है कि हमें, हमारे जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ तुम तो बच्चे हो, अभी खेलो, ये तुम बड़े हो, तुम्हें ये खेलना नहीं है, तुम ये घर का काम करना है, ये कुछ तुम्हें कार्य करना है। कुछ बड़े हो जाते हो कि अब तुम तो नौकरी लग जाओ, तुम तो, तुम्हारी आयु है जो काम करने की हो गई है ना। तो उनके जो है आयु के अनुसार भी उनको कुछ परामर्श देते हुए हमने देखा है। ऐसा ऐसी कुछ सामान्य अपेक्षाएं रहती है कि किसी एक विशेष आयु के व्यक्तियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रौढ़ता की अवधि में प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा उनके कर्तव्य पालन के लिए समाज द्वारा की गई अपेक्षाओं को प्रतिचिह्नित किया जाता है। ये किया गया है। देखो, अगर कोई व्यक्ति प्रौढ़ हो गया यानी बड़ा हो गया, अब वो 20-22 साल के आसपास की उसकी आयु हो चुकी है ना, मतलब उम्र उसकी अच्छी हो गई है, तो उससे समाज के लोग क्या अपेक्षा करते हैं कि वो अब अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमारे समाज में जो है, हमारी जो भारतीय सामाजिक स्थिति है उसके अंतर्गत हमारी जो मनुष्य के जीवन को 4 कालों में बांटा गया है। पहला है, जो काल है वो है ब्रह्मचर्य अवस्था, जिसके अंदर 0 से 25 साल यानी 6 साल का बच्चा होता है तो गुरुकुल में जाके पढ़ाई वगैरह करता है। तो 25 साल तक तो वो ब्रह्मचर्य में रहता है, यानी कि विद्या अध्ययन करता है। उसके बाद में 25 से लेकर जो 50 साल की अवस्था होती है उसको गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, यानी उस दौरान वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, गृहस्थी का अच्छे से निर्वहन करता है, साथ में अपने संतान उत्पत्ति करता है, संतानों का जो है जिम्मेदारी को निभाता है, अपने जो परिवार की सारी जिम्मेदारियों को निभाता है। इस तरह समाज में एक अच्छा व्यक्ति के रूप में वो व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आता है। तो ये है। तो कुछ चिन्ह होते हैं जो कि है ना, उस विशेष आयु वर्ग के लिए एक चिन्हित किए गए हैं। कुछ विशेष भूमिकाओं तथा संबंधों जैसे परिवार तथा आजीविका प्रौढ़ता के प्रमुख स्तंभ है। तो देखो, प्रौढ़ता के स्तंभ क्या है कि क्या करेगा, उनके जो है कुछ विशेष भूमिकाएं उनको बनाई जाती है कि कुछ उनकी भूमिकाएं होती है, जैसे कुछ कर्तव्यों का पालन होता है वो करते हैं, कुछ परिवार की जिम्मेदारी, जैसे कि परिवार की जिम्मेदारी है आजीविका कमाना, है ना, आजीविका के लिए जो है नौकरी वगैरह करना, ये उनके जो है प्रौढ़ता के स्तंभ होते हैं। यानी प्रौढ़ व्यक्तियों को ही ये सब कुछ करना होता है, बच्चा थोड़ी करेगा। ठीक है, तो बचपन में तो खेल कूद करना है, मस्ती करना है। ठीक है, ये स्थिति उनकी होती है, तो ये उनके चिन्ह हैं। किशोर अवस्था में तीव्र गति विकास को प्रौढ़ता स्थिर करती है। देखो, किशोर अवस्था में क्या होता है, हमारे शरीर का बहुत तीव्र विकास होता है। जब हम देखते हैं कि 11 साल से लेकर 11-12 साल से लेकर जो बच्चे की या व्यक्ति की, बच्चों की जो आयु होती है 11 साल से लेकर 15-16 साल तक, 16-17 साल तक, उनमें क्या होता है, उनके शरीर में बहुत तीव्र विकास होता है। उनके शरीर में जो है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनके शारीरिक विकास में जो परिवर्तन होता है, शरीर के जो है जो शारीरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कई तरह के, जैसे कि लड़कों में दाढ़ी आना, कंधों का चौड़ा होना, लड़कियों के अंदर मासिक धर्म का शुरू होना है। ठीक है, स्तनों का विकास है, इस तरह के कई परिवर्तन उनमें दिखाई देते हैं। तो ये बहुत तेज, तो 3-4 साल के अंतर्गत ही, मान लो 11-12 साल की लड़की है या बच्चा है ना, लड़का है, आप देखोगे 15-16 साल का जब वो होता है, 3-4 साल के अंदर ही उनके शरीर में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। उसकी लंबाई बढ़ जाती है, शरीर का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, शरीर के आकार में परिवर्तन हो जाता है, थोड़ी सोचने संबंधी की शक्ति भी थोड़ी उसकी विकसित हो जाती है। तो ये परिवर्तन बहुत तेज गति से होता है। लेकिन जब वो 19-20 साल का हो जाता है, 18-19-20 साल का, या उसके बाद में, तो उनके शरीर में परिवर्तन स्थिर हो जाता है, यानी अब उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, या अन्य कई तरह का उसके शरीर में कुछ अलग से हमें जो मतलब बदलाव मत महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो ये शरीर क्या है, ये समाज में, तो प्रौढ़ावस्था में क्या हो जाती है, हमारे शरीर की जो विकास की गति है उसमें स्थिरता आ जाती है। किशोर अवस्था में तेज होता है तथा व्यक्ति समाज में आगे कुछ ठोस भूमिका की ओर देखता है। जैसे जैसे हम वरिष्ठ होते जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी क्षमताओं तथा व्यवहारों में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। देखा होगा, मान लो बचपन में हमारा व्यवहार कैसा था, जैसे हम बड़े हुए तो आज हमारा व्यवहार कैसा है। ठीक है, परंतु ये सब जैविक विकास के कारण नहीं, अपितु हमारे विकसित ज्ञान या परिवेश के साथ अंतःक्रिया के कारण भी होता है। देखो, जैविक विकास के साथ नहीं होता, ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए तो हमारी जो सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम जो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है
वो अपने समाज में रहता है ना? उसका ज्ञान का विकास होता है ना? अपने परिवेश में अन्य लोगों के साथ अंतर्क्रिया करता है, आपस में उनका व्यवहार देखता है, तो उनको देख कर भी वो भी सीखता है। तो इसके कारण उनके अंदर जो इस तरीके के परिवर्तन उनमें आने लगते हैं। भारतीय परंपरा में प्रौढ़ता की अवधि को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। तो जो प्रौढ़ता की अवधि है, उसे क्या कहते हैं? गृहस्थ आश्रम। इस अवस्था में एक व्यक्ति सामाजिक जीवन, वो क्या करता है? सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है। क्या करता है? सामाजिक जीवन में अब वो समाज में प्रवेश करेगा, गृहस्थ आश्रम में उसकी शादी ब्याह हो जाएगा, फिर अपनी जो गृहस्थी का पालन पोषण करेगा, है ना? अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। तो ये क्या है कि वो सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तथा वह परिवार के दायित्वों को स्वीकार कर विवाह करता है तथा आजीविका पाने हेतु अग्रसर होता है। आजीविका पाना होना मतलब कि नौकरी पाना, है ना? कुछ धन अर्जन करना, धन को अर्जन करने के लिए कई तरीके के वो कार्य करता है। ठीक है। प्रौढ़ावस्था की कुछ अवधियाँ है। देखिए, प्रौढ़ता की क्या है? कुछ अवधियाँ, कुछ समय है। तो प्रौढ़ता को जो है 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है युवा प्रौढ़ता। तो युवा प्रौढ़ता में क्या होगा? 20 से 30 वर्ष। जब व्यक्ति की उम्र 20 से 30 वर्ष की होती है तो उसको युवा प्रौढ़ता कहते हैं, अभी वो जवान है। फिर है मध्य प्रौढ़ता, जिसमें 40 से 50 वर्ष की आयु हो जाती है। अंतिम प्रौढ़ता, जिसमें 60 वर्ष के ऊपर की आयु अंतिम प्रौढ़ता आ जाती है और उसके अंदर ऊपर की आयु यानी वृद्धावस्था के अंतर्गत वो व्यक्ति आता है। युवा प्रौढ़ता, तो युवा प्रौढ़ता में क्या होगा? अब हम एक-एक अवस्थाओं के बारे में हम जो है एक-एक अवधि है इस अवस्था की, उसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि युवा प्रौढ़ता क्या होती है। इस अवधि में व्यक्ति स्वयं को स्वार्थसाची तथा स्वयं को व्यस्क मानता है, यानी अब वो स्वयं को स्वार्थसाची यानी जो कुछ सोचता समझता है, अपना खुद का डिसीजन लेने के लायक वो हो जाता है और वो अपना को बड़ा व्यस्क मानने लग जाता है। व्यक्ति वित्तीय दृष्टि से परिवार के माता-पिता पर कम निर्भर रहता है, यानी कि अब वित्तीय दृष्टि यानी पैसों की दृष्टि में भी वो माता-पिता पर निर्भर नहीं रहता है, क्योंकि वो खुद ही कुछ काम-काज करने लग जाता है ना? पैसे कमाने लग जाता है। इस अवधि में सबसे बड़ा कार्य आजीविका के चयन का है, यानी इस अवधि में यानी 20 साल से लेकर 30 साल की जो अवधि होती है, उसमें महत्वपूर्ण कार्य वो क्या करता है ना? महत्वपूर्ण उसकी ज़िम्मेदारी क्या हो जाती है कि वो अपना आजीविका के लिए चयन करना है, यानी अब उसको क्या नौकरी ढूँढना है, किस नौकरी की तरफ उसको अग्रसर होना है, किस काम को उसको सीखना है, किस काम में अपना जीवन का जो है आगे लक्ष्य निर्धारित करना है। कुछ बच्चे सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देते हैं, कुछ अन्य कोई काम सीखने लग जाते हैं, जिसके अंदर अगर वो प्रगति करते हैं, ठीक है? तो इस तरह के वो अपने आजीविका के साधन का चयन वो करता है। युवक तथा युवतियाँ अपनी मनपसंद आजीविका प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो जो लड़के लड़कियां जो है वो अपने मनपसंद का जॉब प्राप्त करने के लिए, काम प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त एक युवा प्रौढ़ स्थिर होने और अपने पारिवारिक जीवन प्रारंभ करने का प्रयास करता है। समाज के विभिन्न मुद्दों से भी उसका सरोकार होता है तथा वे अपने समवयस्कों के लोगों सम व्यवसाय के लोग प्रियस तथा समुदाय के सदस्यों से भी घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। तो इस समय में क्या होता है? इस अवस्था के अंदर वो जो व्यक्ति है समाज के विभिन्न जो सरोकार होते हैं, समाज में अन्य कई तरह के मुद्दे होते हैं, उनकी भी वो जानकारी रखता है, उन पर भी वो सरोकार रखता है, ठीक है? साथ में जब वो जहाँ पर काम करता है ना? तो उनके काम के अंदर जो भी उसका काम है, जो वो काम कर रहा होता है, जो वो नौकरी कर रहा होता है, उसके अंतर्गत जो भी लोग उसके संपर्क में आते हैं, उसके हम उम्र के लोग ही वो सारे होते हैं, तो उनसे भी वो अच्छा अच्छा व्यवहार बनाकर रखता है। इसके अलावा समुदाय जहाँ वो रहता है, उसके आस पड़ोस के लोग हैं, उसके समुदाय के अन्य जो साथी लोग हैं, उनसे भी वो घनिष्ठ संबंध रखता है। एक व्यक्ति के कर्तव्य स्वयं उसके तथा समाज के प्रति उसमें दोहरे दायित्व की मांग करते हैं। तो एक व्यक्ति का जो संबंध है ना? उसमें स्वयं के लिए और समाज के प्रति जो उसका देखते एक तो वो खुद के लिए अपना दायित्व निभाएगा, अपने परिवार के लिए दायित्व निभाएगा, साथ में अपने समाज के भी उसके अपने समाज, अपने समुदाय के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, उसको भी वो निभाता है। तो इस तरह से वो दोहरे दायित्व को निभाता है। आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता स्थापित करना और वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना जैसे नवीन कार्य और चुनौतियाँ युवा प्रौढ़ अवस्था की विशेषता दर्शाता है। तो देखो, युवा प्रौढ़ अवस्था की विशेषता क्या है कि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्रता स्थापित कर लेता है, ठीक है? आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है, खुद कमाता है, खुद खाता है, जो भी है खुद सारी जिम्मेदारी खुद निभाता है, विवाह उसका हो जाता है ना? तो इस तरह से नवीन चुनौतियों का भी इसको कई बार सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी तथा वैवाहिक मतभेद प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था को दो विशिष्ट संकट की स्थिति है। देखो, अब इस अवस्था में दो संकट की स्थिति भी आती है। क्या? बेरोजगारी, अगर वो अच्छी नौकरी नहीं लगा तो बेरोजगार कहलाया। वैवाहिक मतभेद की शादी हो गई और आपस में नहीं बनती है, तो वे वैवाहिक मतभेद भी उस समय जो है ना, इसी दौरान 20 से 30 साल के बीच के अंदर क्या है जो है वो संकट की स्थिति पैदा करते हैं। इरक्सन के अनुसार देखो, इरक्सन जो है उन्होंने जो मानव की इन अवस्थाओं को 8 अवस्थाओं में बांटा है। तो इसके अनुसार इस समयावधि को अंतरंगता बनाम एकांता के संकट के रूप में चित्रित किया है। तो अंतरंगता
यानी इस अवस्था में या तो अंतर की स्थिति स्थापित करेगा, शादी ब्याह करेगा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, ठीक है, प्रेम संबंध स्थापित करेगा, और उसके बाद एकांत, अगर उसका इस तरह से नहीं हुआ है ना, वो समायोजित नहीं कर पाया समाज के लोगों के बीच में, तो वो अकेला पड़ जाता है। युवा प्रौढ़ों को अन्य लोगों के साथ विशेषकर वैवाहिक जीवन में अंतरंग संबंधों को घनिष्ठ बनाने हेतु अपनी योग्यता विकसित करनी चाहिए। तो वैवाहिक संबंध में वो जो अपनी जीवन साथी है उसके साथ वो अच्छा संबंध स्थापित कर पाए, घनिष्ठता बना के रहे, अन्य कई जो उनके संबंधी है, सगे संबंधी उनके साथ वो अच्छा व्यवहार बना के चले, इसकी योग्यता उसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, अन्यथा वे सामाजिक तथा भावनात्मक दृष्टि से जो है वो अलग थलग पड़ जाएगा, वरना फिर क्या करेगा, वो अलग थलग पड़ जाएगा। अगर उसका अच्छा व्यवहार नहीं है, अच्छा वो जो है वो अंतरंग संबंध स्थापित नहीं कर पाया है, तो वो लोगों से अलग थलग हो जाएगा। अधिकांश युवा प्रौढ़ अपने भविष्य की महत्वाकांक्षाओं की सफलता का स्वप्न देखते रहते हैं, या फिर वे जीवन के लक्ष्य को पाने की कल्पना करते रहते हैं। इस प्रकार के स्वप्न युवा प्रौढ़ों को निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास हेतु प्रेरित करती है। देखो, इसी अवस्था में क्या करता है, 20 से 30 साल की अवस्था के बीच में क्या करता है, जो युवा है वो सपने देखता है कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं इस तरह के काम करूंगा, है ना। तो इस तरह के जो सपने वो देखता है, वही सपने उसको क्या करती है, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। आजीविका और वैवाहिक चयन तथा सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना प्रारंभिक प्रौढ़ता के प्रमुख कार्य हैं। आजीविका, नौकरी प्राप्त करेगा, ठीक है, विवाह इसी समय होगा, 20 से 30 के साल की उम्र में उसका विवाह हो जाएगा। सामाजिक और स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक रूप से वो अच्छे अच्छे संबंध स्थापित करेगा। आर्थिक स्वतंत्रता यानी वो कमाएगा तो अर्थ संबंधी यानी कि पैसों पर भी किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, है ना। तो ये प्रारंभिक जो प्रौढ़ावस्था यानी 20 से 30 साल की जो आयु है उसके प्रमुख कार्य होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रौढ़ावस्था के जो ये जो प्रौढ़ावस्था का जो प्रारंभिक अवस्था है, युवा प्रौढ़ावस्था, उसके क्या क्या कार्य हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसके कार्य ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है अक्षर 30 वर्ष की आयु के प्रारंभ में ही व्यक्तियों द्वारा अपने द्वारा किए गए चयन का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अब 30 वर्ष का आयु का हो जाता है तो वो व्यक्ति सोचता है कि उसने क्या क्या अच्छा काम किया 8-10 सालों के दौरान, उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तथा अपनी आजीविका हेतु किए गए चयन तथा सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अगर वो जिस आजीविका का उसने चयन किया है, जिस नौकरी का उसने चयन किया, अगर उसमें अच्छा उसको लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसको परिवर्तन करने का भी सोचता है। इस प्रकार के अनुभव को 30 वर्ष का संक्रमण के रूप में वर्णित किया गया है। तो इस तरह की अवस्था को क्या बोला गया है, 30 वर्ष का संक्रमण के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो पूछा जाए 30 वर्ष का संक्रमण क्या है, तो यही है, ये देखो यहाँ पर कि इस अवस्था के दौरान वो अपने द्वारा चयन किए गए, है ना, कार्यों का पुनर्मूल्यांकन करता है तथा अपना आजीविका हेतु किए गए चयन तथा सामाजिक जो भी संबंध होते हैं जिसमें अगर उसको अच्छा सा लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसको परिवर्तन भी करता है। इस प्रकार के अनुभव को ये क्या करता कहते हैं, 30 वर्ष का संक्रमण कहते हैं। अगला है युवा प्रौढ़ के लक्षण। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि युवा प्रौढ़ के क्या क्या लक्षण। देखो, मैं आपको क्वेश्चन भी बताती जा रही हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपके पास बुक है तो आप उसमें भी नोट कर सकते हो, है ना। तो देखो, युवा प्रौढ़ के लक्षण क्या क्या है कि युवा प्रौढ़ अवस्था के लक्षण लिखिए। तो उसमें लक्षण क्या है कि आजीविका का चयन इसी समय करता है, पारिवारिक जीवन का प्रारंभ होता है, यानी 20 से 30 साल के बीच में उसकी शादी हो जाती है ना। समकक्ष लोग यानी पियर्स से घनिष्ठ संबंध बनाता है। समाज के प्रति सरोकार, समाज के प्रति भी उसका सरोकार होता है, क्योंकि उसको समाज में तो रहना है, लोगों के साथ संबंध बना के तो उसको रखना पड़ेगा अच्छा, ताकि वो उसका दुख सुख में जो भी है उसके कार्यों में वो भी इसके सहयोग कर पाए। स्वयं करें। अभी आपको कोई गतिविधि दे रखी है कि आपको स्वयं करना है। अभी पाठगत प्रश्न है, एक युवा प्रौढ़ की विशेषताओं का चिन्हित कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा ये युवा प्रौढ़ की विशेषता, ये इसका आंसर है, ये युवा प्रौढ़ की क्या है, विशेषता। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है। अगला है प्रौढ़ावस्था अथवा अधेड़ आयु। प्रौढ़ावस्था अथवा अधेड़ आयु 20 से 30 वर्ष की अवधि से निकल कर, अब 20 से 30 वर्ष की अवधि निकल गई है, युवा प्रौढ़ावस्था थी, निकल कर व्यक्ति 40 से 50 वर्ष की अधेड़ आयु में प्रवेश करता है। तो अभी 40 से 50 वर्ष की आयु क्या कहलाती है, अधेड़ आयु कहलाती है, यानी बीच का आयु कहलाएगा। ठीक है, अधेड़ आयु को सामर्थ्यपूर्ण, परिपक्वतापूर्ण, दायित्वपूर्ण तथा स्थिरतापूर्ण आयु के रूप में वर्णित किया गया है। ये वह अवधि है जब व्यक्ति अपने कार्य की सफलता का आनंद लेना चाहता है तथा अपने पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को संतुष्ट होना चाहता है। तो सामाजिक जीवन से भी वो संतुष्ट होना चाहेगा, पारिवारिक जीवन से भी संतुष्ट होना चाहिएगा। व्यक्ति अपनी संतान की सफलता पर भी दृष्टि रखता है। तो देखो, 20 से 30 साल में उसकी शादी हो गई, ठीक है, फिर उसकी संतान उत्पन्न हुई, तो अब वो संतान का भी तो चिंता रखेगा ना, कि व्यक्ति वो चाहेगा कि उसकी जो संतान है वो अच्छी सफल हो, इसके लिए उसको अच्छी स्कूल में डलवाना है, अच्छी उसकी पढ़ाई एजुकेशन पर ध्यान देना है, उसको करियर के लिए अच्छा रास्ता दिखाना है। ठीक है, तो ये सारी है, तो वो इन चीज़ों पर भी वो उसका फोकस रहता है।
स्वास्थ्य, संतान के भविष्य, वृद्ध माता पिता, अब उसके माता पिता भी है तो जो बूढ़े बुजुर्ग माता पिता है उसके भी इसको ध्यान रखना पड़ेगा, तथा रिक्त समय के उपयोग तथा वृद्धावस्था की योजनाओं पर ध्यान अधिक केंद्रित रहता है। तो जो भी उसका खाली समय है उसका वो अच्छे से उपयोग कैसे करे। साथ में अब भाई वो भी तो बूढ़ा हो रहा है तो वृद्धावस्था की जो खुद भी योजना बनाता है कि जब वो खुद बुजुर्ग हो जाएगा तो उस समय वो कैसे जीवन यापन करेगा, है ना, कैसे उसको आर्थिक स्थिति का कुछ सामना करना पड़ेगा या कैसे उसके पास पैसों की व्यवस्था रहेगी, है ना, ताकि उसको किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। तो कई लोग करते हैं कि बुढ़ापे के लिए जो है वो कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं या उनकी पेंशन होती है, पेंशन योजना का वो लाभ लेते हैं या फिर वो कुछ LIC वगैरह करवाते हैं। तो इस तरह की कई कई योजनाओं का वो इस तरह के वो जो उसमें शामिल हो जाते हैं इसी अवस्था के दौरान, ताकि भविष्य में वृद्धावस्था में उनको जो है जो कठिनाई को सामना ना उठाना पड़े। तो इस तरह की जो ध्यान का केंद्रित है, इस तरह की चीज़ों का जो केंद्र जो है केंद्रन है, ध्यान है, वो अधिक इसी अवस्था में रहता है ताकि वो आगे अपने, क्योंकि अब आगे उसका जो है स्थिति थोड़ी डाउन होती जाएगी क्योंकि शरीर इतना काम नहीं करेगा, है ना, क्योंकि अब वो बुजुर्ग अवस्था की तरफ भी बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। तो इस वजह से वो इसी अवस्था के दौरान इन कई चीज़ों पर भी वो ध्यान देता है। 45 से 50 वर्ष की आयु के मध्य महिलाओं की रजोनिवृत्ति होती है। देखो 45 से 50 जो वर्ष की अवस्था उसमें महिलाओं की रजोनिवृत्ति का मतलब होता है कि जो माहवारी चक्र होता है महिलाओं का वो अब इस दौरान, इस आयु के दौरान वो बंद होने शुरू हो जाता है। रजोनिवृत्ति के साथ ही महिलाओं में कुछ अवसादपूर्ण शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक लक्षण भी परिलक्षित होते हैं। देखो जैसे ही महिलाओं की रजोनिवृत्ति जो है मतलब माहवारी जो है बंद होने लगती है तो उनमें कुछ शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं, है ना, जिसके कारण उनके जो मनोवैज्ञानिक कुछ लक्षण ऐसे चिड़चिड़ा हो रहना है या फिर अन्य कई शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक कुछ पीड़ाएं उसमें शुरुआत हो जाती है। तो अवसाद की स्थिति यानी तनावपूर्ण स्थिति उसकी रहती है क्योंकि उसमें हार्मोन्स में कुछ परिवर्तन होते हैं जिसके कारण ये सारे लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। इस अवधि में पुरुष स्वास्थ्य, लेकिन इस अवधि में पुरुष क्या होता है, पुरुष अधिक स्वास्थ्य, सामर्थ्य, शक्ति तथा संभोग्य क्षमता की ओर विशेष ध्यान रखता है। अधेड़ आयु को रचनात्मक तथा समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान की अवधि के रूप में देखा जाता है। तो इसी अवधि में क्या होता है, जो ये आयु जो होती है वो रचनात्मक कार्यों में समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान, आपने कई बार देखा होगा जो भी समाज के लिए भी अच्छा काम करते हो अधिकतर इसी आयु के लोग होते हैं, है ना, जैसे नेता वगैरह है या और कुछ लोग हैं जो समाज के जो लोगों के प्रति अच्छा ध्यान देते हैं, लोगों का अच्छा ख्याल रखते हैं, कुछ नया नया कार्य करते हैं लोगों की कल्याण के लिए, वो इसी आयु के अधिकतर लोग मिलेंगे आपको। ऐसा देखने में आया है कि वैज्ञानिक, लेखकों तथा कलाकारों द्वारा 40 वर्ष के उत्तरार्ध में तथा 50 वर्ष की पूर्वार्ध में सर्वोत्तम कार्य किए जाते हैं। तो जो भी वैज्ञानिक है, लेखक है, कलाकार है, वो 40 से लेकर 50 वर्ष की आयु के अंतर्गत ही बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इरिक्सन अधेड़ प्रौढ़ावस्था को उत्पादक बनाम आत्म तल्लीनता के संकट के रूप में वर्णित करता है। देखो अब इरिक्सन इस अवस्था को क्या मानते हैं है ना, इस अवस्था को क्या मानेंगे, पहले वाली अवस्था के बारे में भी आया था 20 से 30 वर्ष की अवस्था के लिए भी उन्होंने बताया था कि या तो अंतरंग संबंध स्थापित करेगा या फिर वो एकांत में हो जाएगा, यानी अपने परिवार वालों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ वो अंतरंग अच्छा संबंध स्थापित करेगा, घनिष्ठ प्रेम संबंध स्थापित करेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया, समाज के साथ भी अच्छा संबंध स्थापित करेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो अकेला रह जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा, है ना। लेकिन अब 40 से 50 वर्ष की आयु को इरिक्सन ने क्या बताया है, इन्होंने उत्पादकता बनाम आत्म तल्लीनता, मतलब या तो इस अवस्था में 40 से 50 वर्ष की अवस्था में जिस तरह से देखो लेखक है, वैज्ञानिक है, कलाकार है, नए नए आविष्कार करते हैं, नए नए जो है उत्पादकता करते हैं, ठीक है, इसी दौरान वो सर्वोत्तम अच्छे काम करते हैं, या तो वो अच्छे काम करेगा, अच्छा उत्पादक करेगा, वरना अगर ये नहीं कर पाया तो क्या होगा, आत्मतल्लीन अपने आप में खोया रहेगा, ठीक है, किसी से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इस अवधि में यदि व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण योगदान नहीं करता तो वह स्वार्थपूर्ण आवश्यकताओं तथा इच्छाओं से पूर्ण ग्रसित रहता है। अगर वो उसके जीवन में इस दौरान 40 से 50 साल की अवधि के दौरान अगर उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे आगे जाके ये करना है, तो फिर वो क्या रहेगा, सिर्फ अपना जीवन स्वार्थपूर्ण व्यतीत करेगा और सिर्फ वो अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति से ग्रसित रहेगा और किसी से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। अधेड़ प्रौढ़ावस्था के परिवर्तन की स्थिति बहुत अशांतिपूर्ण होती है। लोग अपने को वृद्ध समझकर अपने भरण पोषण के संबंध में सचेत हो जाते हैं और अक्सर उन्हें भावनात्मक अस्थिरता की ओर उन्मुख बनाता है। देखो कई बार क्या होता है, लोग क्या होते हैं अपने आप को बूढ़ा समझ लेते हैं इसी अवस्था के अंदर, जबकि ये अवस्था भी बुजुर्ग नहीं है, इतना है कर सकते हैं आराम से काम, तो बुजुर्ग समझ लेते हैं और वो क्या करते हैं अपने भरण पोषण के लिए भी वो सचेत हो जाते हैं कि अब तो हमसे तो कुछ नहीं होगा, है ना, हमारे तो पालन पोषण हमारे बच्चे करेंगे या और कुछ कोई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने आप को भावनात्मक अस्थिरता की ओर भी उन्मुख कर लेते हैं। वे अपने जीवन की व्यस्तता का हिसाब लगाने में संलग्न हो जाते हैं तथा चिंतित रहते हैं कि उनके स्वप्न किस सीमा तक साकार हुए, और इसी अवस्था में
लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि इन्होंने अब तक जो जीवन में जो भी काम किया है, जो सपने उनके थे वो कितने पूरे हुए हैं, कहाँ तक पूरे हुए हैं। इस प्रकार का पूरा मूल्यांकन अक्सर उन्हें व्यावसायिक परिवर्तन तथा वैवाहिक संबंधों में विच्छेद की ओर भी उन्मुख करता है। अधिकांश लोग जो नियंत्रित सेवा में रत है, अधेड़ प्रौढ़ावस्था के वर्षों में अपने संभावित सेवानिवृत्ति तथा अपने जीवन के बिखरे कार्यों को समेटने में संलग्न रहते हैं। देखो, इस दौरान अगर कोई व्यक्ति सेवा में रत है, कोई नौकरी करता है, कोई है ना जो परमानेंट नौकरी करता है ना, तो इस अवस्था के दौरान वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को सेवा से निवृत्त तथा अपने जीवन के बिखरे कार्य को समेटने में लग जाते हैं। अब वो रिटायरमेंट की ओर जाने लग जाते हैं कि अब तो हमें रिटायर होना है ना। साथ में जो भी उनके कार्य बिखरे हुए हैं, है ना, कुछ अधूरे कार्य रह गए हैं, उसको पूरे करने में लगे रहते हैं। अब है अधेड़ प्रौढ़ावस्था के लक्षण। देखो, अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि अधेड़ प्रौढ़ावस्था के क्या क्या लक्षण है। तो इसका आंसर है सामर्थ्य, परिपक्वता, दायित्व धारण और स्थिरता। अब स्थिरता भी आ जाती है, दायित्व का धारण करते हैं वो, ठीक है। संतान के प्रति केंद्रीय ध्यान, जो हमने विस्तार से हमने इस पैराग्राफ, ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा है। वृद्धावस्था की योजनाएं, बुढ़ापे की योजना बनाते हैं वो कि बुढ़ापे में उनको कैसे जीवन यापन करना है ना। महिलाओं में रजोनिवृत्ति, तो ये स्थिति शुरू हो जाती है। वृद्धावस्था, अब हम पढ़ेंगे वृद्धावस्था के बारे में। अधेड़ प्रौढ़ावस्था का उत्तरार्ध, यानी उत्तरार्ध का मतलब अधेड़ प्रौढ़ावस्था के बाद में तथा अथवा वृद्धावस्था 60 वर्ष के आसपास प्रारंभ हो जाती है। तो वृद्धावस्था कब प्रारंभ होती है? 60 वर्ष के आसपास, यानी कि अधेड़ प्रौढ़ावस्था के बाद में। इस अवस्था में अधिकांश लोग अपने सेवा कार्यों से मुक्त हो जाते हैं। देखा होगा 58 साल के आसपास की उम्र में या 60 साल की उम्र के आसपास लोग क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। अब वो कार्य से मुक्त हो जाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना, अब तो जो करेंगे हमारे बच्चे करेंगे, ठीक है। क्योंकि वे सक्रिय सेवा में से निवृत्त हो जाते हैं। अगर वो सक्रिय रूप से सेवा में है, किसी नौकरी में है, तो वो वहाँ से निवृत्त यानी वहाँ से रिटायर हो जाएंगे, कार्य मुक्त हो जाएंगे। वे अपने शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के संबंध में भयभीत होने लगते हैं। अब उनको अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति भी चिंता होने लगेगी, है ना, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के प्रति भी चिंता होने लगेगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि अब इतने दिन तो मैं काम कर रहा था, है ना, रोज मेरा एक रूटीन बना हुआ था, लेकिन अब तो मैं घर पे बैठूंगा। तो इस तरह से वो कुछ अवसादों से भी गिर जाते हैं, कुछ टेंशन उनकी होने लगती है। हमारे समाज में वृद्ध लोगों को विशिष्ट दृष्टि से देखा जाता है, जिसमें उन्हें निष्क्रिय बौद्धिक दृष्टि में हास्य, शक्की सोच, धर्म तथा आध्यात्मिकता को और अधिक महत्व देने वाला समझा जाता है। अब हमारे समाज में लोगों की दृष्टि क्या है कि बुजुर्गों को वो क्या समझते हैं कि अब इनसे तो कोई काम नहीं होगा, ठीक है, अरे इनकी तो बुद्धि काम ही नहीं करती, बूढ़े हो गए इसलिए इनकी बुद्धि काम नहीं करती, या फिर अरे इनकी सोच तो पुरानी जमाने की है, ये पुरानी सोच के रखते हैं, है ना, और या फिर ये तो भगवान में के है, आध्यात्मिक कार्यों में यानी कि सेवा पाठ में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उनको तो घर से कोई लेना देना नहीं। इस तरह की जो है ना भ्रांतियाँ हम लोग रखते हैं बुजुर्गों के प्रति, जबकि हमें ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी एक जीवन का बहुत बड़ा काल उन्होंने जिया होता है। अधिकांश वृद्ध लोग अपने वैवाहिक साथी को खो देते हैं। देखो, इसी दौरान अधिकांश वृद्ध लोग क्या करते हैं, अपने वैवाहिक साथी को भी खो देते हैं। या तो पति की मृत्यु हो जाती है, दोनों में से एक की, या फिर पत्नी की मृत्यु होती है, तो अपने साथी को भी वो खो देते हैं तथा भावात्मक असुरक्षा से पीड़ित रहते हैं। तो वो अब भावात्मक रूप से असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि अब उनका जीवन साथी भी कोई नहीं रहता है। तो उस दौरान क्या होते हैं कि वो अपनी मन की बातें किसको बताएं, तो वो अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करते हैं और इस तरह से वो तनाव में भी ग्रसित रहते हैं। यद्यपि यह सभी लोगों के लिए सत्य नहीं है ना, लेकिन सबके लिए सत्य नहीं है। अनेक लोग 60 वर्ष की अवस्था में एकदम स्वस्थ तथा सक्रिय रहते हैं। अगर उन्होंने जवानी में अपना ध्यान रखा है ना, फिट रहे हैं, तो इस अवस्था में भी वो अपने आप को फिट रखते हैं। रहन सहन का तरीका, व्यायाम, खान पान तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण वृद्ध अवस्था में स्वास्थ्य सार्थक एवं सक्रिय जीवन यापन में सहयोग करते हैं। ढलती आयु वस्तुतः एक मनोवैज्ञानिक घटना है। लेखकों, राजनीतिज्ञों, प्रोफेसरों और योगियों के अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो वृद्धावस्था में भी रचनात्मक तथा सक्रिय जीवन यापन करते थे। देखो, ढलती आयु बड़ी एक मनोवैज्ञानिक घटना है, शारीरिक प्रक्रिया है कि ढलेगी आयु, तो है ना, बुजुर्ग तो होंगे, लेकिन उसके दौरान भी कई उदाहरण हमें मिलते हैं कि बुढ़ापे में भी कई लेखक ऐसे हुए, कई राजनीतिक ऐसे हुए हैं, कि प्रोफेसर है, कई योगी ऐसे हुए जिन्होंने भी रचनात्मक और कई अच्छे काम किए हैं। अतएव यह महत्वपूर्ण संकेत है कि वृद्धावस्था अधिक प्रसन्नतापूर्ण तथा संपूर्ण आत्मतुष्टि का समय हो सकता है। कि यह भी संकेत हो सकता है कि वृद्धावस्था अधिक प्रसन्नतापूर्ण और संपूर्ण जो है संतुष्टि का भी समय हो सकता है। मानसिक तथा अथवा शारीरिक स्थिति में गिरावट आना आवश्यक नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि बुढ़ापे में उनकी मानसिक स्थिति काम नहीं कर रही, उनका शरीर काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। अगर वो अपना ध्यान रखते हैं, अपने मानसिक संतुलन को बना के रखते हैं, तो वो अच्छा काम भी कर सकते हैं, रचनात्मक कार्य भी उस अवस्था में भी कर सकते हैं। लोग 80 यहाँ तक कि 90 वर्ष की अवधि तक भी बलिष्ठ, सक्रिय तथा प्रतिनिष्ठ बने रह सकते हैं। निश्चित रूप से यह संभव है
यदि वे अधेड़ आयु के समय से ही अपने बारे में ध्यान देते रहे। ये कब संभव है? जब वो अधेड़ के वर्ष के हो जाए, और यानी कि 40 से 50 साल का जब व्यक्ति हो जाता है तब वो अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखना शुरू कर देता है ना। तो इस अवस्था तक भी वो अच्छा बना, यानी उसका शरीर बलिष्ठ बना रहेगा, वो सक्रिय रहेगी कार्य के अंदर, और अपनी जो काम के प्रति निष्ठा उनके अंदर बनी रहेगी। वास्तव में वृद्ध लोगों के पास ज्ञान का अपार भंडार, अनुभव तथा विवेक रहता है। समुदाय के लोग जिसका उपयोग कर सकते हैं। तो वृद्धों से, जो बूढ़े लोग हैं, अगर ये इस समय अपने शरीर का, अपने मानसिक स्थिति का अच्छा ध्यान रखता है तो उनके पास ज्ञान का अपार भंडार होता है, अनुभव होता है और विवेकी होते हैं वो, जिससे समाज को जो अच्छा लाभ मिल सकता है। अगला प्रश्न है, इसमें देखो प्रश्न दे रखा है, अधेड़ प्रौढ़ावस्था के दो लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो हमने अधेड़ प्रौढ़ावस्था के लक्षण पढ़े थे। देखो ऐसे ऐसे लक्षण लिखे हुए, इनमें से कोई दो लक्षण आपको लिखने हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला पॉइंट है प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था के मध्य शारीरिक तथा संज्ञानात्मक परिवर्तन। प्रौढ़ अवस्था तथा वृद्धावस्था, इस दौरान शरीर में क्या परिवर्तन होता है, और संज्ञानात्मक यानी मानसिक रूप से उसमें ज्ञान है, जो कल्पना है, प्रत्याशा है, वो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं संज्ञानात्मक के, उसमें क्या परिवर्तन होता है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में स्वास्थ्य के संबंध में बढ़ती जागरूकता के कारण पुरुष तथा स्त्री दोनों ही शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं। बढ़ती या ढलती आयु के उम्र के कारण ढलती उम्र के कारण कतिपय अनिवार्य एवं सार्वभौमिक परिवर्तन, जैसे कोशिकाओं में रासायनिक परिवर्तन तथा अथवा यथा योग्य व्यवहार करने की संचित क्षमता में शनि शनि कमी लक्षित होती है। देखो इस अवस्था में क्या होता है, शरीर में क्या परिवर्तन हो गए, उम्र उनकी ढल रही है, इसकी वजह से उनके कुछ शरीर में कोशिकाओं में परिवर्तन हो जाते हैं, कोशिकाओं में कोई रासायनिक परिवर्तन होता है ना। हमारा उनका शरीर जो है बुजुर्ग अवस्था के अंदर, यानी इस अवस्था के अंदर जो है शरीर में काम करने की थोड़ी क्षमता भी कम हो जाती है। धीरे धीरे सने सने वो हमें पता चलता है, सॉरी लक्षित होने सने सने धीरे धीरे पता चलता है कि उनमें काम करने की क्षमता कम होती जाती है। अधेड़ अवस्था में से ही कतिपय बौद्धिक परिवर्तन प्रकट हो जाता है। यह परिवर्तन उत्तरोत्तर तथा धीमी गति से होता है। देखो बुद्धि में परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है। सामान्यतः लोग ढलती आयु को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के रूप में ही देखते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं कि अब आयु ढल गई, इसका मतलब शरीर काम करना बंद, ठीक है, या फिर दिमाग काम करना बंद कर देगा, बुढ़ापे में दिमाग काम नहीं करता, ऐसा ही लोग सोचते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, हमने पहले ही पढ़ा है। यह परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक तथा स्वाभाविक प्रकृति के होते हैं। ये तो मुख्यतः हो गए ही, क्योंकि शरीर में ढलाव तो आएगा ही, है ना, वो अवस्था उसकी ढलेगी, और साथ में स्वाभाविक भी है ये। हमें इन परिवर्तनों को समझना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना कि हमारा शरीर काम करना बंद कर रहा है या हमारी बुद्धि काम करना बंद कर रही है, ऐसा नहीं है ना। बस उसके परिवर्तन को समझना है और सकारात्मक रहना है। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि शारीरिक परिवर्तन में क्या होता है। ऐसा देखा गया है कि 30 वर्ष की आयु के पश्चात अधिकांश व्यक्तियों के शारीरिक अंगों की कार्य क्षमता में 0.8 से 1% की गिरावट आ जाती है। ऐसा देखा गया है कि 0.8 से 1% तक की गिरावट आती है 30 वर्ष की आयु के पश्चात। कुछ तो रुग्णता के कारण तथा कुछ अन्य कारणों से, जैसे कुछ रुग्णता का मतलब था कुछ बीमारी हो गई उनको, उसकी वजह से आ गया, और अन्य कोई कारण जैसे कि तनाव है, व्यावसायिक स्तर है, उनका काम काज अच्छा नहीं चल रहा, आर्थिक स्थिति सही नहीं है ना, पोषक स्थिति, अगर वो अच्छा खान पान नहीं खा रहे हैं, तथा पर्यावरण के कारण गिरावट आती है। उनके वो पर्यावरण के कारण, जैसे कि जो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण वाला माहौल है, इसके कारण उनके शरीर की स्वास्थ्यता में गिरावट आती है। महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन जो ढलती उम्र के साथ संबंध होते हैं उन्हें बाह्य परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन अथवा इंद्रिय क्षमता तथा बौद्धिक योग्यता के परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जाता है। इन परिवर्तनों को हमें समझना चाहिए। अगला है बाह्य परिवर्तन। देखो तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं, है ना, उनको हमें अच्छे से समझना चाहिए। अब है बाह्य परिवर्तन। अब इनमें देखो ये ही बता रखा है कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस तरह के परिवर्तन होते हैं। बाह्य परिवर्तन होंगे, है ना। इसके अलावा आंतरिक परिवर्तन यानी बाह्य परिवर्तन, शरीर के जो उनको बाहर से, जैसे कि हमें बाहर से दिखाई देगा कि उनके शरीर में क्या परिवर्तन आया, जैसे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई, चमड़ी में झुर्रियाँ हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, है ना, उनकी त्वचा सिकुड़ गई, ठीक है, चलने फिरने में कोई दिक्कत हो रही है, तो हमें ये बाहर से दिखाई दिया। आंतरिक परिवर्तन, उनको शरीर में भी कुछ अंदर परिवर्तन होता है, ठीक है। इंद्रिय क्षमता, देखना कम हो गया, सुनना कम हो गया, तो ये इंद्रिय परिवर्तन हो गया। बौद्धिक योग्यता में परिवर्तन, उनकी बुद्धि तो अच्छी है लेकिन कई बार बुजुर्ग व्यक्ति भूल जाते हैं, है ना, तो स्मरण शक्ति में भी थोड़ा हाश होने लगता है ना। इस तरह के कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। तो अब इनके एक एक के बारे में देखेंगे। पहला है बाह्य परिवर्तन। वे बुढ़ापे की ओर संकेत करते हैं जिन्हें किसी भी व्यक्ति में देखा जा सकता है। अनेक व्यक्तियों में ढलती उम्र के चिन्ह जैसे सफ़ेद बाल, सिकुड़ती त्वचा, शारीरिक ढांचे में गिरावट तथा चेहरे पर झुर्रियाँ आदि परिवर्तनों को देखा जा सकता है। अब देखो दीर्घ आयु तथा स्वस्थ जीवन की जीवन कुंजी, है ना, लंबी आयु प्राप्त करे और हमें स्वस्थ रहे, उसकी कुंजी क्या है, उसकी चाबी क्या है ना। तो पहला पौष्टिक आहार क्या ले हम,
ये प्रश्न बनता है कि दीर्घ आयु तथा स्वस्थ जीवन की कुंजी क्या है ना। तो क्या है, पौष्टिक आहार, अच्छा खाना खाएं, नियमित व्यायाम करें, तनाव के स्तर को कम करें, धूम्रपान, मदिरापान तथा अन्य मादक वस्तुओं का सेवन न करें। सकारात्मक सोच की आदत डालें, हमेशा सकारात्मक सोचे, पॉजिटिव सोचे, सामाजिक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहे, हमेशा लोगों के लिए अच्छा काम करते रहे। आध्यात्मिक तथा ईश्वर में आस्था विकसित करें, हमेशा भगवान के अंदर हमें आस्था विकसित करना है। आप जिस भी देवता भगवान को मानते हो उसमें हमेशा अपनी आस्था रखो। दूसरा, आंतरिक परिवर्तन। अब आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, जो उसके शरीर के अंदर होता है। जैसे कि ढलती आयु में ऐसे चिन्ह प्रकट रूप से दिखाई नहीं देते, हमें वो रूप दिखाई नहीं देगा। ढलती आयु में ऐसे चिन्ह प्रकट रूप से दिखाई नहीं पड़ते। इनमें श्वसन प्रणाली, अब इनमें क्या होता है कि हमें बाहर से दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्या होगा, श्वसन प्रणाली, यानी सांस लेने में क्या होगी, थोड़ी इन बुजुर्गों को तकलीफ होने लग जाती है, श्वसन प्रणाली में कुछ उसमें दिक्कत दिखाई देगी। आमाशय प्रणाली, खाया पिया अच्छे से पचेगा नहीं, है ना। हृदय धमन प्रणाली, यानी हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी, कभी बीपी हाई कभी बीपी लो, इस तरह से होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। वृद्धावस्था में प्राप्त की गई महान व्यक्तियों की कुछ उपलब्धियां, क्या उपलब्धियां है वो देखेंगे अपन कि 77 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी ने, अब देखो वृद्ध होने के बावजूद भी कुछ महान व्यक्तियों ने कुछ उपलब्धि हासिल की है। 77 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। बाबा आमटे, है ना, अब बाबा आमटे ने भी इन वृद्धावस्था में अच्छा काम किया था। इसके साथ में रामकृष्ण परमहंस है, मदर टेरेसा है ना, इन्होंने भी कई तरह के अच्छे कार्य वृद्धावस्था में भी किए थे इन्होंने। अगला है तीसरा, इंद्रिय क्षमता में परिवर्तन। अब इंद्रिय क्षमता में परिवर्तन भी कुछ आता है और धीरे धीरे आता है। ढलती आयु में इंद्रिय योग्यता में शनै शनै गिरावट होने लगती है। ज्ञातव्य है कि बाह्य जगत के साथ हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से संपर्क करते हैं, कि हम बाह्य जगत के साथ क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों के माध्यम से तो संपर्क करते हैं। हम देख कर लोगों को, चीज़ों को समझते हैं, सुनकर समझते हैं ना, चक्कर है, ठीक है, त्वचा से, स्किन से, जो हमारा इंद्रिया, जो हमारी स्किन है उससे हम छू कर है, महसूस करके रहें। तो हमारी इंद्रिया में क्या क्या आता है, आँख है, कान है, नाक है ना, स्किन है, जीभ है, ये सारी क्या है, हमारी इंद्रिया है। तो इनमें भी सने सने गिरावट आने लग जाती है। ज्ञातव्य है कि बाह्य जगत के साथ हम इंद्रियों के माध्यम से संपर्क करते हैं। इंद्रियों में किसी प्रकार की कमी के कारण अति गंभीर मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिवर्तन हो सकते हैं। यानी कि इस अवस्था में लोगों को कानों से सुनना कम हो जाता है ना। तो ये गंभीर मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिवर्तन भी होता है। आपको सुनेगा नहीं तो उसको क्या लगेगा कि सामने वाला पता नहीं क्या बात कर रहा है, मेरी कोई बात तो नहीं कर रहा, तो उसके दिमाग के रूप से भी उसमें क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, यह गंभीर समस्या उनमें होती है। अगला है बोधगामी परिवर्तन। बोधगामी परिवर्तन में क्या होता है कि इसके अंतर्गत बोधगाम्य गाम्यता उस प्रक्रिया की ओर संकेत करती है जिसके द्वारा सूचनाएं ग्रहण, संचित तथा प्रयुक्त की जाती है ना। कि बोधगम्यता उस प्रक्रिया को संकेत करती है जिसमें क्या करता है, व्यक्ति सूचना को ग्रहण करता है, संचित करता है तथा प्रयुक्त की जाती है। यानी कि हम किसी ज्ञान को ग्रहण करेंगे, अपने अंदर उसको संचित करके रख लेंगे, फिर कभी भी उस ज्ञान का उपयोग हमें करना पड़ा तो हम उसको करेंगे। प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था की अवधि में बोधगम्यता के विभिन्न रूप जैसे स्मृति, सीखना, अवधान तथा कार्य करने की गति पर प्रभाव पड़ता है। प्रौढ़ावस्था में यानी कि बुढ़ापे के अंदर 60 साल के बाद में, इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति की स्मरण शक्ति यानी याद करने की जो क्षमता भी कम हो जाती है। जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो भूल जाते हैं किसी बात को, वो सीखने भी क्षमता कम होती है, यानी जल्दी से नहीं सीख पाते किसी चीज़ को। ध्यान भी उनका अवधान मतलब ध्यान एकाग्र भी नहीं रह पाता है। कार्य करने की थोड़ी गति भी उनकी पर को प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो जवानी में फटाफट किसी काम को कर लेते थे लेकिन अब वो अच्छे से नहीं कर पाते, है ना। वृद्ध लोग अक्सर विस्मरण यानी कि भूलने की बीमारी है, नवीन तकनीकों को सीखने तथा कौशलों को अर्जित करने में कठिनाई की बात करते। वो कहते हैं ना भाई अब तो हम नहीं सीख पाएंगे, तो बूढ़े हो गए, हमें तो अब ये मोबाइल चलाना नहीं आता, स्मार्टफोन का यूज करना नहीं आता है ना, कैसे सीखेंगे, है ना। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, नए कौशलों को अर्जित नहीं कर पाते। उनकी एकाग्रता तथा परिवेशीय उद्दीपनों के प्रति जागरूकता घट जाती है। डिमेंशिया और एल्जाइमर वृद्धावस्था के महत्वपूर्ण रोग है। अब ये रोगों के नाम याद रखने हैं। सामान्यतः वृद्धावस्था में लोग अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। संवेदनशील यानी दुख सुख का उन पर जल्दी असर पड़ता है, उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। वृद्धावस्था की समस्याओं के साथ समायोजन। अब देखो कैसे हम वृद्धावस्था की समस्या के साथ समायोजन करें। आप चकित हो गए, क्या ढलती आयु को रोका जा सकता है अथवा क्या कोई आजीवन युवा रह सकता है। हमने देखा है कि ढलती आयु एक जैविक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं हो सकता कभी कोई उम्र भर तक जवान नहीं रह सकता, ये तो एक जैविक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कई अन्य बातों जैसे मानसिक दबाव, तनाव, आदतों, अनुशासनहीन जीवन, खराब स्वास्थ्य, कार्य करने की आदतें आदि से प्रभावित होती है। देखो ये स्वस्थता है ना, किससे प्रभावित होती है कि आपका
जो मानसिक दबाव यानी आप ज़्यादा प्रेशर में रहते हो, आप ज़्यादा तनाव में रहते हो, आपकी आदतें खराब हैं, आप अनुशासनहीन जीवन व्यतीत करते हो, या फिर आपकी जो आदतें खराब यानी स्वास्थ्य आपका हमेशा खराब रहता है, बीमार रहते हो, या फिर कार्य करने की कुछ आदतें खराब है कि जैसे आप कहीं बैठ के काम कर रहे हो तो आप हमेशा बैठे रहते हो, ठीक है, तो या फिर आपके है ना आपके बैठने का ढंग सही नहीं है, तो ये कुछ आदतें इस तरह की आपकी है, या फिर आप कुछ मदिरा पान का सेवन करते हो, या फिर है ना जो मादक पदार्थों का सेवन करते हो, अनुशासनहीन जीवन आप जीते हो, ठीक है, तो ये आपके ये ढलती आयु में समायोजन करने में बड़ी समस्या उत्पन्न करेगी। अनुशासित जीवन बिताने का अभिप्राय है शरीर को पर्याप्त विश्राम का समय, कार्य करने की उचित आदतें, कम तनाव, संतुलित आहार तथा आध्यात्मिकता की ओर ले जाना। ऐसा लगता है कि वृद्धावस्था को विलंबित किया जा सकता है। वृद्धावस्था को विलंबित किया जा सकता है, विलंबित यानी कि जल्दी से बुढ़ापा ना आए, ठीक है, किंतु इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन बचा नहीं जा सकता, बुढ़ापा जल्दी से नहीं आएगा, आप अच्छे अच्छे से रहोगे तो, आप व्यायाम करोगे, अच्छा पौष्टिक आहार लोगे तो, है ना, लेकिन आएगा जरूर। व्यक्ति को अपनी आयु से इनकार नहीं करना चाहिए, अपितु उसे स्वीकार करके सकारात्मक एवं आशावादी व्यवहार करना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार से अपने जीवन के परिवर्तनों का चुनौतियों का सामना करने के तरीके अपनाते हैं। देखो भिन्न भिन्न लोग क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से अपने जीवन के परिवर्तनों को चुनौतियों का सामना करने के तरीके अपनाते हैं। इनका सामना करने के कुछ प्रभावी तरीके निम्न प्रकार है। कैसे? पहला है लचीलेपन की अभिव्यक्ति विकसित करना। क्या करेंगे वो लचीलेपन की अभिव्यक्ति विकसित करेंगे ताकि वृद्धावस्था की समस्याओं दबावों को अनुकूल किया जा सके। यानी कुछ भी ऐसा कार्य हुआ तो ज़्यादा कठोर नहीं रहते हो, है ना, चलो ये नहीं तो हम ये कर लेंगे, तो लचीलेपन में वो रहते हैं, ठीक है। ये स्वीकार करना कि किसी व्यक्ति को जीवन की घटनाओं का सामना करने के लिए नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं। अभी जीवन में कभी कोई समस्या आ गई, कोई घटना आ गई, तो वो व्यक्ति हताश नहीं होगा, वो ये सोचेगा कि जीवन में घटनाएं तो आती रहती है, बस हमें उनको सामना करने के लिए नए नए तरीके खोजने हैं। सूचनाएं प्राप्त करके उनका अधिक से अधिक उपयोग तथा समस्याओं से तटस्थता या पलायन करने के बजाय उसके समाधान की युक्तियां खोजना। अधिक से अधिक सूचनाओं को प्राप्त करना, है ना, उसका अधिक से अधिक उपयोग करना। कभी किसी समस्या से भागने के बजाय क्या है, उस समस्याओं का समाधान करने की नई नई युक्तियां यानी तरीके खोजना। इस तरह से समायोजन कर सकता है। आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता से बढ़ोतरी करना, हमेशा आत्मविश्वास उसको रहे, आत्मनिर्भर, खुद के अपने आप पर निर्भर रहे, अपनी शक्ति तथा दुर्बलता के विषय में एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना, है ना, तो अपनी उसमें क्या, उसमें खुद में शक्ति है, क्या उसमें दुर्बलता है, उसके प्रति वो स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करे। समान सामना करने की प्रभावी युक्तियों को सीखना, उनका प्रयोग करना तथा परिवेश के प्रति सक्रिय मार्ग अपनाना। तो इस तरह से वो क्या कर सकता है, समायोजन कर सकता है। कौन? बुजुर्ग व्यक्ति। सामना करने की उपयुक्त युक्तियों का उपयोग वृद्धावस्था में स्वस्थ समायोजन करने के लिए प्रभावी हो सकता है। तो अब देखो यहाँ से प्रश्न बनता है कि समायोजन वृद्धावस्था की समस्याओं के साथ समायोजन करने की कोई 4 तरीके लिखिए, कोई 3 तरीके लिखिए या वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपको लिखना है इसका आंसर। अगला है वृद्धावस्था तथा समाज उपयोग सहयोग। वृद्धावस्था में हम समाज जो है, वृद्धावस्था के अंदर तथा समाज उसका सहयोग कैसे करे। सामाजिकता का विस्तार जीवन की समस्याओं का सामना करने का एक अन्य प्रकार हो सकता है। विभिन्न समूहों के क्रियाकलापों में सहभागिता, जैसे क्लब में प्रवेश करना। क्या करें कि क्लब में जाए, लोग अपने समूह जो है विभिन्न समूह से वो जुड़े। वृद्ध लोगों के लिए विभिन्न संगठनों में अनौपचारिक सामाजिक संवाद बहुत सहायक पाए गए हैं। अपने पड़ोसियों अथवा कहीं अन्यत्र अपनी ही समआयु के लोगों के सामाजिक परिवेश के निर्माण में वृद्धों को अपने जीवन की परिस्थितियों को बांटने तथा अपनी वर्तमान समस्याओं के प्रति भावना को प्रकट करने के अवसर प्रदान प्राप्त होते हैं। देखो वो इस तरह के कई अन्यत्र जो समआयु जो अपने ही जो बुजुर्ग आपस में मिल जाते हैं, तो अपने सामाजिक परिवेश के वो अपना खुद का निर्माण कर लेते हैं, यानी अपनी एक मंडली बना लेते हैं, ठीक है, और उसमें बैठ के वो अपने जीवन की घटनाओं को आपस में बातचीत करते हैं, शेयर करते हैं, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, बांटते हैं। वर्तमान में कुछ समस्या है उनके साथ में, उनको शेयर करते हैं, तो उनका मन भी हल्का हो जाता है ना। इस प्रकार के सामाजिक परिवेश से कई व्यक्ति बिना किसी शर्त के भावनात्मक अभिव्यक्ति की स्वीकृति, कतिपय रेशियो की साझेदारी, तब परस्पर नूतन अनुभवों का आदान प्रदान करके तथा परस्पर विश्वासपूर्ण संबंध स्थापित कर सकता है। तो इस तरह से क्या करता है, इन शर्तों से क्या कर सकता है वो सामाजिक परिवेश में जो कई व्यक्ति होते हैं बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के, ठीक है, भावनात्मक अभिव्यक्ति वो करते हैं, वो अपनी मंडली में बैठते हैं और भावनात्मक अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं, है ना। कई रेशियो को बताते हैं, अपने जीवन की कई बातों को वो आपस में शेयर करते हैं। आपने कई बार देखा होगा 8-10 बुजुर्ग एक जगह साथ बैठ जाते हैं, तो उनकी बातें सुनो आप, किस तरह की वो बातें करते हैं, ठीक है, और अपनी साझेदारी है, परस्पर उनके नूतन अनुभव, कुछ उनको नए अनुभव हुए तो वो भी आपस में वो आदान प्रदान करते, बांटते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, है ना, और इस प्रकार आपस में परस्पर वो विश्वास भी अर्जित करते हैं। तो इस तरह से एक बुजुर्ग की जो मंडली होती है, एक टोली होती है, सम आयु वर्ग के लोगों का जो एक है ना, जो इन तरह से उनको परिवेश में उनका निर्माण करना चाहिए। तो हमें भी एक योगदान देना चाहिए कि जो समवेश का
के जो लोग होते हैं बुजुर्ग, जो एक जैसी आयु के, उनकी एक मंडली बनाई जाए, है ना, उनका एक परिवेश में, ताकि वो आपस में बैठ के अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। अपना समय, खाली समय है उनको, वो खाली समय उनको अखरे नहीं, क्योंकि ये समय ही ऐसा होता है जिस समय उनको ज़्यादा संवेदनाओं की आवश्यकता होती है। दादा दादी दादा दादी बनकर परिवार में संलग्न होने से वृद्ध लोगों की व्यक्तिगत तथा भावनात्मक इच्छाओं की पूर्ति में सहयोग मिलती है। अब वो दादा दादी बन गए, उनके पोते पोती, उनके साथ अपना टाइम पास करते हैं, ठीक है। वृद्ध लोग इस प्रकार की भूमिकाओं को स्वयं ही भावनात्मक परिपूर्णता एवं पोत्र पोत्रियों की उपलब्धियों में आत्मसंतुष्टि के रूप में देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, वृद्ध लोग अपनी इन भूमिकाओं को, भावनात्मक पूर्णता वो कैसे प्राप्त करते हैं, अपनी पोत्र पोती है, जो पोते पोती है, उनकी जो उपलब्धि है उनसे बातचीत करते हैं, तो उससे वो उसमें आत्मसंतुष्टि उनको मिलती है। अब समाज में वृद्धजनों का महत्व है कि समाज में बूढ़े बुजुर्गों का क्या महत्व है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन, है ना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सोबलम। जो लोग वृद्धों का सम्मान करते हैं, ये श्लोक दे रखा है, इसका अर्थ है जो लोग वृद्धों का सम्मान करते हैं तथा उनकी सेवा करते हैं, वे चतुर्मुखी प्रतिभा जैसे दीर्घायु, ज्ञान, प्रसिद्धि तथा शक्ति से प्रगति करते हैं। जो लोग अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, है ना, उनका ख्याल रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वो लोग चतुर्मुखी प्रतिभा के धनी। चतुर्मुखी क्या, दीर्घ आयु उनकी होती है, ज्ञान उनको अच्छा मिलता है, प्रसिद्धि उनको होती है और शक्ति में प्रगति भी वो करते हैं। भारतीय समाज की प्रगति का एक कारण है इनकी नई पीढ़ियों का संयुक्त ढांचा। देखो भारतीय परिवार आज क्या कर रहा है, प्रगति कर रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो ये संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं, सभी लोग आपस में मिलकर रहते हैं, जिसका तात्पर्य परिवार की कई पीढ़ियां एक साथ रहना। अब कई पीढ़ी एक साथ रहेगी तो उसमें बूढ़े बुजुर्ग भी हो गए, ठीक है। इस स्वरूप को संयुक्त परिवार के रूप में वर्णित किया गया है। वृद्ध लोगों का परिपक्व ज्ञान तथा अनुभव के आधार अपार भंडार से परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। तो जो भी वृद्ध लोग हैं, वो उनको परिपक्व ज्ञान और अनुभव के अपार भंडार के रूप में देखा जाता है। उनके सानिध्य में रहना तथा उनका सम्मान करना न केवल उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है, अपितु किसी भी व्यक्ति के बहुआयामी विकास को सरल बनाता है। पारिवारिक प्रणाली के ध्वस्त होने के कारण आज समाज में अनेक समस्याएं दिखाई देती है। युवा दंपति अकेले रहकर स्वतंत्र तथा बिना बाधा के जीवन यापन करना पसंद करते हैं, किंतु इस प्रणाली में के दूरगामी अप्रत्यक्ष प्रभाव युवा पीढ़ी द्वारा बड़े परिणाम में महसूस किए जा रहे हैं। देखो बूढ़े आजकल के युवा दंपति क्या है ना, अकेले रहना और स्वतंत्र रहना ही वो पसंद करते हैं। किसी की अपने जीवन में किसी अपना मतलब बिना बाधा के जीवन यापन करना पसंद करते हैं, किंतु इस प्रणाली के जो अभी तो अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम है ना, अप्रत्यक्ष प्रभाव युवा पीढ़ी द्वारा बड़े परिणाम को महसूस किए जा सकते हैं। तो आगामी समय में, आने वाले समय में इसके परिणाम बुरे उनको भुगतने पड़ सकते हैं, जो उनको अभी दिखाई नहीं दे रहे। अप्रत्यक्ष प्रभाव है, अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आने वाले समय में उनके प्रभाव उनको दिखाई देंगे। वृद्धजन हमेशा से परिवार में सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम रहे हैं। क्या हम अपने दादा दादी द्वारा की गई नैतिक शिक्षा एवं उनके द्वारा सुनाई गई कहानियों को भुला सकते हैं? हमारे देश में प्रचलित सांस्कृतिक रीति रिवाज एवं पीढ़ियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए गए हैं। संकुचित परिवार प्रणाली के उद्भव से युवा पीढ़ी इस समृद्ध सांस्कृतिक देन से वंचित हो रही है। तो आज क्या हो रहा है, संकुचित परिवार यानी परिवार छोटे होते जा रहे हैं, एकल परिवार बनते जा रहे हैं, जैसे माता पिता उनके संतान बस, और बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं होता। दादा दादी भी उनके पास नहीं रहते हैं ना, वो भी अलग रहने लग जाते हैं बेचारे, क्या करें, है ना। तो ये स्थिति क्या कर रही है कि युवा पीढ़ी इस समृद्ध संस्कृति, जो हमारी समृद्ध संस्कृति की देन है, उनके जो अनुभव है उनसे वो वंचित रह जाती है। बुजुर्गों के अनुभव से, उनके आशीर्वाद से वो वंचित रहती है। ऐसा देखा गया है कि परिवार में वृद्धजनों की अनुपस्थिति से युवा पीढ़ी भावनाओं तथा मूल्यों को व्यक्त करने में भी प्रभावित हुई है। तो ये है प्रश्न। अब इसके कुछ प्रश्न दे रखे, सत्य बताना है। 30 वर्ष की आयु होने पर शारीरिक व्यय 0.8 से 1% की कमी दर्शाते हैं। तो हमने पढ़ा था, ऐसा होता है कि 30 वर्ष की आयु होने पर शारीरिक जो वयस्क अवयव होते हैं, शरीर के जो हमारे अवयव होते हैं, जो अंग होते हैं, 0.8 से लेकर 1% की कमी दर्शाता है। ढलती आयु के साथ इंद्रियों की क्षमता में परिवर्तन होता है। ये बात भी सत्य है कि इंद्रियों की क्षमता में परिवर्तन होता है। व्यक्ति को अपनी बढ़ती आयु को स्वीकार न करके युवा बना रहना चाहिए। तो ये बात तो क्या असत्य है, क्योंकि ये तो जैविक प्रक्रिया है, वो तो होगी ही होगी। युवा कैसे बने रहेंगे वो, ठीक है। तो ये वाक्य तो असत्य है। चौथा है, स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास बढ़ती आयु का सामना करने में सहायक नहीं करता है। तो ये वाक्य तो असत्य है। वृद्ध लोगों को समाज की निधि मानना चाहिए। तो ये वाक्य भी सत्य है कि हमें वृद्ध लोगों को समाज की निधि, यानी कि हमें समाज का एक निधि माननी चाहिए। आपने क्या सीखा?
तो एक बार हम इसको भी पढ़ लेते हैं। कतिपय विशेष भूमिका और संबंध जैसे पारिवारिक आजीविका प्रौढ़ता के प्रमुख पड़ाव है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, मात्र विकास के कारण ही नहीं अपितु हमारी समझ तथा परिवेश के साथ अंतःक्रिया के कारण हमारी क्षमताओं तथा व्यवहारों में परिवर्तन होते रहते हैं। युवा प्रौढ़ता की स्थिति को कतिपय नवीन लक्ष्यों तथा जीवन की चुनौतियों जैसे वित्तीय तथा भावनात्मक स्वतंत्रता स्थापित करने तथा वैवाहिक संबंध जोड़ने के रूप में वर्णित किया गया है। अधेड़ आयु को भी एक रचनात्मक तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाली अवधि के रूप में देखा गया है। ये सब चीज़ें हमने पहले पाठ में पढ़ ली है, समझ ली है। हमारे समाज में ज्येष्ठ आयु के ये जो बड़े आयु के व्यक्ति को विशिष्ट कम सक्रिय बौद्धिकता में हास्य, संकीर्ण मानसिकता तथा धर्म एवं आध्यात्मिकता को महत्व देने वाला समझा जाता है। यद्यपि यह असत्य भी हो सकता है। ढलती उम्र के साथ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन को बाह्य तथा आंतरिक इंद्रिय क्षमताओं में परिवर्तन के रूप में वर्णित किया गया है। एक अनुशासित जीवन यापन का अभिप्राय है शरीर को पर्याप्त विश्राम देना, कार्य करने की उचित आदतें, कम तनाव, संतुलित आहार तथा आध्यात्मिकता। इससे वृद्ध आयु में समस्याओं का सामना करने में सहायता मिलती है। वृद्ध लोगों को सदैव ज्ञान तथा अनुभव के आधार अपार भंडार से परिपूर्ण व्यक्ति मानना चाहिए। तो वृद्ध व्यक्ति को अपार ज्ञान है, अनुभव है, इससे हमें परिपूर्ण मानना चाहिए। तो ये थे आपका पाठ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये स्वस्थ तथा दीर्घायु कुंजी का वर्णन कीजिए। कुछ प्रश्न है जिसके उत्तर अपन जो आप पढ़ सकते हो और मैं भी इसके कोशिश करूँगी कि प्रश्नों के उत्तर डालने की। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको पाठ भी समझ में आया होगा। अगर क्योंकि 50 मिनट से ऊपर का बन चुका है ना, क्योंकि पाठ थोड़ा इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट करना था। अगर आपको स्पीड तेज़ लग रही हो तो इसमें ऑप्शन भी आता है यूट्यूब पर, उसको थोड़ा कम करके सुन लो आप, है ना। तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। मनोविज्ञान के सारे पार्ट ही बहुत ही रुचिकर होते हैं। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो कुछ बिल्कुल हार्ड नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमारे जीवन से तो जुड़े हुए हैं। तो अब इस वीडियो को आप लाइक करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपने अन्य जो साथी है उनको आप शेयर करोगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।